हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, उसकी प्रश्नावली 1.2। पिछली वीडियो जो हमने अपलोड की थी वो उसमें प्रश्नावली 1.1 का हमने सॉल्यूशन आपको दिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। जो वास्तविक संख्याएँ हमारी रियल नंबर हैं जिनको आर से हम प्रदर्शित करते हैं, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको पता ही नहीं कि √5 परिमेय है या अपरिमेय, तो उसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि कोई भी संख्या परिमेय है या अपरिमेय संख्या। तो किसी भी संख्या को अगर हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ Q हमारा 0 ना हो तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, P और जो Q है हमारे, ये दोनों क्या होने चाहिए, हमारे पूर्णांक होने चाहिए। अगर हम कहें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हम अगर कहें कि क्या हमारा 2 परिमेय संख्या है, आप कहेंगे सर 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं और ये जो 1 है ये Q का मान है, ये 0 नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या है। जैसे आपका 5/3 ये भी एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप संख्याओं को लिख सकते हैं कि जिनको P/Q के रूप में आप लिख सकें, वो संख्या क्या है, आपकी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जिन संख्याओं को आप P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वे संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। या आप कह सकते हैं कि जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती वो संख्याएं हमारी अपरिमेय होती हैं। इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? जैसे कि √2, √3, ऐसा कोई भी रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल ना आप निकाल पाएँ। ठीक है, जैसे आपका √6 हो गया। अब आप कहेंगे सर √4 ये परिमेय है या अपरिमेय, तो आपको पता होगा कि √4 है, इसको हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये रूट में है, इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा, और 2 को 2 इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये जो √4 है ये हमारा अपरिमेय संख्या है नहीं होगी। ये कौन सी है? ये एक परिमेय संख्या होगी। तो √2, √6, जैसे √7 आप ये लिख सकते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो उसमें एक ऑप्शन दिया होगा आपको पाई। जो पाई है हमारा, ये एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानना जान गए होंगे। जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ज़्यादातर इसमें रूट वाली आएंगी, आप समझ, जिसमें भी रूट आए आप समझ लीजिएगा कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि पाई जो है हमारा, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? प्रश्नावली 1.2 में पहला प्रश्न पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले तो एक मेथड होता है हमारा विरोधोक्ति मेथड। ठीक है, विरोधोक्ति। ठीक है, मेथड विधि। ठीक, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या आपकी, मान लो कोई भी संख्या है आपकी a² कोई संख्या है, अगर ये P से डिवाइड है, P से डिवाइड है, तो जो a होगी हमारी, ठीक है, मतलब इसका वर्गमूल a होगी, वो भी P से डिवाइड होगी, वो भी P से डिवाइड होगी। आप कहेंगे सर हमें नहीं समझ में आया। जैसे कि आप मान लीजिए a², मान ला हमने कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या मान ली हमने 25 हमारी 5 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 25 5 से डिवाइड हो जाएगी। ये 25 क्या है हमारा? a² है। अगर हम a निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? 5 आएगा। 25 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा और a हमारा 5 आया, ये 5 भी 5 से डिवाइड होगा। तो यही बात इसने की है कि अगर a² किसी संख्या से डिवाइड है, ये 5 से डिवाइड है, a² यानी कि 25, ये 5 से डिवाइड है, और a² और इसी का अगर हम a मान निकालेंगे इसका वर्गमूल यानी कि, तो वर्गमूल 5 आएगा, ये 5 से डिवाइड होगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा हमने कोई संख्या ली
कोई भी संख्या मान लीजिएगा, हमने ले ली 9 ले ली। अब जो 9 है ये वो कहेगा कि 3 से डिवाइड है। अब जब 9 3 से डिवाइड है यानी कि a स्क्वायर 3 से डिवाइड है, तो a हमारा क्या होगा, a स्क्वायर अगर 9 है तो a होगा हमारा 3, तो ये 3 भी 3 से डिवाइड होगा। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर a स्क्वायर p से डिवाइड है तो a भी p से डिवाइड होगा। इसका यूज़ आगे आप होगा, ठीक है। तो आप जो एग्ज़ाम में है ये अभी हम आपको बता देंगे किस प्रकार से लिखेंगे, पहले समझ लीजिएगा प्रश्न। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे हल, ठीक है। प्रश्न का आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिएगा हमने परिमेय संख्या क्यों मानी, √5 इसमें लिखा है कि सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि मान लो ये परिमेय संख्या है। अब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिएगा हमने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया। अब इस परिमेय संख्या मान लिया, अब इस जो स्टेटमेंट हमने दिया है इसको हम गलत साबित कर देंगे। गलत क्या साबित कर देंगे कि हम सिद्ध कर देंगे इसमें कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी हमारी, इधर ऊपर हमने बताया था अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी हमारी, अपरिमेय संख्या होगी। तो वहाँ से हम स्टेटमेंट यहाँ से सबसे पहले हमने मान लिया कि √5 परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने कह दिया चलो मान लिया हमने कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब इस स्टेटमेंट को हम गलत साबित कर देंगे और बाद में आंसर में लिख देंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। देखिएगा परिमेय संख्याएं हमने माना √5 एक परिमेय संख्या है। और अभी हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं होती हैं उनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा √5 बराबर p/q, ठीक है। इसको किस प्रकार से लिखेंगे हम आपको आगे बता देंगे। √5 बराबर p/q। अब q की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको तीसरी वाली मल्टीप्लाई आती होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा q √5 बराबर p, ठीक है। अब इसका हम कर देंगे वर्ग, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। अब जब हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पे q √5 का वर्ग करेंगे, वर्ग करना आपको आता होगा, इसका वर्ग कर देंगे तो q √5 का करेंगे तो हमारा q स्क्वायर और √5 का हो जाएगा हमारा × 5, ठीक, समझ में आ गया। और ये होगा p स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया है, अब q स्क्वायर 5 हो गया और इधर हो गया हमारा p स्क्वायर। अब हम लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे q स्क्वायर बराबर अब p स्क्वायर बटे, अब इस 5 को हम बटे में ला सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा वही स्टेटमेंट आ गया, इसको ध्यान रखना। ये आगे पेज पे देखते हैं। हमारा स्टेटमेंट था कि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से डिवाइड है तो वो संख्या भी हमारी उस संख्या से डिवाइड होगी। मतलब a स्क्वायर अगर p से डिवाइड है तो हमारा a है वो भी p से डिवाइड होगा। वही यहाँ पे देखिएगा कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे अगर q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इस प्रश्न में थ्योरी ज़्यादा है, इससे एक प्रश्न जरूर आता है आपके एग्जाम में, इस एक्सरसाइज से एक प्रश्न जरूर आएगा क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा है और बच्चे थ्योरी लिखने से डरते हैं, ठीक है। q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः q भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। वही बात है कि हमने बताया था a स्क्वायर अगर p से डिवाइड है तो a भी p से, उसी प्रकार अगर q स्क्वायर हमारा 5 से डिवाइड है, ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे q स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे होगा p स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि p स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो हमारा p भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे q लिख दिया था गलती से, यहाँ पे होगा p क्योंकि p डिवाइड हो रहा है।
अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो हमारा पी भी 5 से विभाज्य होगा। इतनी बात आप लिख देंगे। और यहाँ पे आपका जो हमने पिछला स्टेटमेंट आपको दिखाया था, ये इसको समीकरण आप मान लेंगे 1, ठीक है। ये क्यू स्क्वायर 5, ये देखिएगा यहाँ पर क्यू स्क्वायर इंटू 5 बराबर पी स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके आगे हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य तो हमारा पी भी 5 से विभाज्य होगा। अब हम इसको लिख सकते हैं कि p बराबर 5 के, जहाँ के एक पूर्णांक है, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है यानी कि 5 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p बराबर 5 के, यानी कि जहाँ के कोई पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब जो हमारा समीकरण 1 जो हमने अभी लिया था, उसमें p का मान रखने पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में p का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारा क्या था, 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब यहाँ पे 5q स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, पी स्क्वायर में हम लिख देंगे क्या, 5k का होल स्क्वायर, ठीक है, 5k का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5q स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर। अब 5 से काट देंगे, 5 का बचे 25, तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 5k स्क्वायर। अब देखिएगा ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, q स्क्वायर बटे 5 बराबर k स्क्वायर, ठीक है। इस समीकरण को मान लेंगे हम तीसरा समीकरण, इसको मान लेंगे पहला p के मान को, ठीक है। दूसरा, पहला तो मान चुके हैं, दूसरा। अब यहाँ पे देखिएगा q स्क्वायर है, ये 5 से डिवाइड है, ठीक है। q स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो हमारा q भी 5 से डिवाइड होगा। वही यहाँ पे हम लिखेंगे कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः q भी 5 से विभाज्य होगा। वही कॉन्सेप्ट आ गया ना, अगर q स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो हमारा q भी 5 से विभाज्य होगा। तो इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है अभी आपको बताएंगे। पहले थ्योरी देख लीजिएगा पूरी कि किस प्रकार से आप प्रश्न को लिखेंगे। अगर हमारा q स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो q भी हमारा 5 से विभाज्य हो गया। अब देखिएगा हमारा q भी 5 से डिवाइड हो रहा, और ऊपर हमने लिखा था p भी 5 से हमारा डिवाइड हो रहा था, p भी 5 से डिवाइड हो रहा था। तो हम लिखेंगे कि समीकरण, ये समीकरण 2 था, 2 व ये समीकरण 3 है। समीकरण 2 व 3 से क्या लिखेंगे हम, p व q दोनों 5 से विभाज्य हैं। अपार अतः हम लिख देंगे कि हमने जो स्टेटमेंट दिया था वो गलत है। हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से p व q दोनों 5 से विभाज्य हैं, अतः हमारे द्वारा दी गई जो तथ्य था, कल्पना थी, ठीक है, हमारे द्वारा दी गई कल्पना असत्य है। और आप लिख देंगे कि अतः √5 को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे हम लिख देंगे अतः √5 को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता
है। पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। इसमें से आप में से बहुत से बच्चों को ये प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा है और कॉन्सेप्ट कम है। इसमें देखिएगा यहाँ पे कैसे इन्होंने सॉल्व किया कि जो हमारे P व Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिएगा यहाँ पे परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जो P और Q दोनों हैं पूर्णांक होने चाहिए और ये सह अभाज्य होने चाहिए। यानी कि जैसे कि हम कहें ये 2/4, ये 2/4 जो है हमारा ये सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 2 से कट रहे हैं। ठीक है, तो ये कटने नहीं चाहिए, एक सह अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, P और Q एक सह अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों 5 से कट रहे थे, यानी कि विभाज्य हो रहे थे, तो एक सह अभाज्य गुणनखंड नहीं थे, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि अतः √5 को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।